आप हर दिन घर आते हैं, लेकिन अब वो घर जैसा महसूस नहीं होता। कोई बात नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता, सब कुछ बस खाली सा लगता है। यही बात पोयम फादर रिटर्निंग होम में दिखाई गई है। ये अकेलेपन, दूरी और उन खामोश संघर्षों की कहानी है जिनके बारे में हम कभी बात नहीं करते। चलिए इसे सबसे आसान तरीके से समझते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कनेक्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक में दी गई पोयम फादर रिटर्निंग होम, रिटन बाय दिलीप चित्रे। तो पहले जानते हैं दिलीप चित्रे के बारे में। दिलीप चित्रे वॉज अ सेलिब्रेटेड बाइलिंगुअल पोएट एंड ट्रांसलेटर। बाइलिंगुअल पोएट का मतलब क्या होता है? वो पोएट्स जो 2 लैंग्वेजेस में लिखते हैं। तो दिलीप चित्रे 2 लैंग्वेजेस में लिखते थे, मराठी एंड इंग्लिश। और दिलीप चित्रे सिर्फ पोएट ही नहीं थे, वो पेंटिंग भी करते थे, फिल्म मेकिंग भी की है उन्होंने, एंड एज अ मैगजीन कॉलमनिस्ट भी काम किया है। सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड होता है साहित्य अकादमी अवार्ड, वो भी उन्हें मिल चुका है। दिलीप चित्रे के एक बहुत ही फेमस वर्क है सेज तुका, जहाँ उन्होंने संत तुकाराम के अभंग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। अब जानते हैं पोएम के बारे में। फादर रिटर्निंग होम ये पोएम ली गई है दिलीप चित्रे के कलेक्शन से, जिसका नाम है ट्रैवलिंग इन अ केज। इस पोएम में जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है फादर रिटर्निंग होम, तो फादर के बारे में बात की गई है जिनका जो रूटीन है वो बड़ा ही डल और बोरिंग सा है, और कहीं ना कहीं उन्हें घर के अंदर अलग थलग कर दिया गया है और उन्हीं के बच्चे उनसे बात नहीं करते हैं। इस पोएम में पापा की लोनलीनेस और उनके जो आइसोलेशन है उस पर एम्फेसिस किया गया है कि किस तरह से पापा इस अकेलेपन के शिकार है। So let's start. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Commuters का मतलब होता है वो लोग जो रोज सफर करते हैं एक ही रूट से। अब यहाँ साइलेंट कम्यूटर्स मतलब वो फेलो पैसेंजर्स जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। एंड येलो लाइट, यहाँ पर जो ट्रेन के अंदर हल्की पीली रोशनी है उसकी बात हो रही है। पॉइंट कहते हैं मेरे पापा देर शाम की ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। नाउ लेट इवनिंग ट्रेन ये दिखा रहा है कि पापा देर शाम तक काम करते हैं और फिर घर की तरफ वापस आते हैं। पापा अकेले खड़े हैं उन लोगों के बीच जो उस रूट से आना जाना करते हैं, और वो लोग भी आपस में कोई बात नहीं कर रहा है। ट्रेन में येलो लाइट चल रही है। अब यहाँ येलो जो है वो सिंबलाइज करता है डलनेस को। तो जो माहौल भी है ट्रेन का वो बड़ा ही डल सा है और एक तरह से खामोशी है ट्रेन में, क्योंकि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। Suburbs slide past his unseeing eyes. Suburbs मतलब शहर के बाहर के एरिया में जहाँ लोग बसते हैं, एक उन्हें हिंदी में उपनगर भी कहा जाता है। स्लाइड पास्ट होना मतलब तेजी से पीछे हटना। अनसीइंग आइज वो आंखें जो कुछ नहीं देखती। जैसे ही ट्रेन शुरू होती है, जो सबर्ब्स है, जो शहर के बाहर के इलाके हैं, वो तेजी से पीछे जा रहे हैं और पापा वो उन्हें देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, बिकॉज वो इंटरेस्टेड नहीं है वो सब देखने में, क्योंकि उनका वो रोज का ही रूट है। His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. सॉगी का मतलब होता है बहुत गीला, स्टेन दाग लगना, मिट्टी के किसी भी तरह का कोई दाग लग जाना, मड कीचड़, स्टफ्ड विद मतलब किसी चीज में अगर कोई चीज ठूस कर भरी गई है, पूरी तरह भरी गई है, उसे बोलते हैं स्टफ्ड। तो यहाँ पर पापा का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि पापा के शर्ट और पैंट गीले हो चुके हैं और उनका जो ब्लैक कलर का रेन कोट है उस पर भी कीचड़ के धब्बे लग चुके हैं, कीचड़ के दाग लग चुके हैं। अब ये सब जानने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि जो मौसम है वहाँ बारिश का मौसम है और इसीलिए पापा के शर्ट पैंट्स गीले हो चुके हैं। और साथ ही साथ पापा ने एक बैग कैरी किया हुआ है और वो बैग पूरी तरह से बुक से भरा हुआ है। Is falling apart, his eyes dimmed by age fade homeward through the humid monsoon night. Falling apart का मतलब होता है बिखर जाना, टूटना। Dimmed by age बुढ़ापे से कमजोर हो जाना। Fade homeward का मतलब होता है घर की ओर धीरे धीरे बढ़ना। एंड ह्यूमिड जिसे हम उमस भरा भी कहते हैं, जब बारिश के दिनों में हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से गर्म और स्टिकी चिपचिपापन सा जो आता है उसे कहा जाता है ह्यूमिड। मानसून नाइट बारिश की रात।
यहाँ पर इज फॉलिंग अपार्ट मतलब जो पापा का बैग है जो बुक से भरा हुआ है वो अब टूटने को है। ऐसा लगता है कि अब वो फट जाएगा और पापा की आंखों की रोशनी अब बढ़ती हुई उम्र के साथ धीमे धीमे कम हो रही है और पापा उस उमस भरी बारिश की रात में धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहे हैं। Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. Getting off का मतलब यहाँ है ट्रेन से उतरना। अब पापा ट्रेन से उतर रहे हैं क्योंकि अब पापा को जिस स्टेशन पे उतरना था वो स्टेशन आ चुका है और पापा ट्रेन से उतर रहे हैं। अब यहाँ पर सिमिली का यूज किया गया है। पापा के ट्रेन से उतरने को कंपेयर किया गया है किसी एक लॉन्ग सेंटेंस से एक वर्ड का ड्रॉप हो जाना। जैसे एक कोई बहुत लंबा सेंटेंस है और उसमें से अगर एक आध वर्ड हम निकाल लेते हैं या छूट जाता है तो सेंटेंस का मीनिंग पर कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पोएट का कहना है कि उस ट्रेन से जिसमें कि कई लोग हैं उसमें से पापा अगर उतर जा रहे हैं तो उस ट्रेन में बैठे हुए लोगों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन अदर वर्ड्स यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि पापा की कोई इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं है और पापा के ना होने से भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। He hurries across the length of the grey platform. Across मतलब एक साइड से दूसरी तरफ पार करना उसे कहा जाता है अक्रॉस। पापा अब बड़ी गड़बड़ से उस प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म मतलब उस ग्रे प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई जो है उसको पापा क्रॉस करके अब अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ जाएंगे। नाउ हियर द यूज ऑफ वर्ड ग्रे। अगेन ग्रे सिंबलाइजेस डलनेस, बहुत ब्राइट सा कलर नहीं है तो यहाँ पर पोएट येलो ग्रे ऐसे कलर्स यूज करके एक तरह से पोयम का पूरा माहौल जो है वो बड़ा ही सैडिस्टिक बनाना चाह रहे हैं। क्रॉसेस द रेलवे लाइन एंटर्स द लेन। अब पापा जो रेलवे लाइन है रेलवे ट्रैक्स है जो रेल की पटरी है उसे क्रॉस कर रहे हैं और लेन का मतलब होता है गली। अब अपने घर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ेंगे। His chappals are sticky with mud but he hurries onward. अब हम पहले ही हमें पोएट ने इंडिकेशन दे चुके हैं कि मौसम बारिश का है। अब बारिश का मौसम होने की वजह से रास्ते पर कीचड़ है और कीचड़ पर पापा चल रहे हैं। इस वजह से जो चप्पल है उस पर भी कीचड़ चिपक चुका है लेकिन इसके बावजूद पापा बड़ी ही गड़बड़ी से आगे की ओर जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जो हरीज वर्ड यूज किया गया है या इसके पहले लाइंस में भी हरीज वर्ड यूज किया गया है तो यहाँ कहीं ना कहीं दिखाता है कि पापा बहुत जल्दी से अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. Home again, पापा फिर से घर पर वापस आ गए हैं। यहाँ फिर से का मतलब है कि पापा का ये रोज का काम है। पापा सुबह निकलते हैं काम करने के लिए और शाम को वापस आते हैं, इसीलिए होम अगेन। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग अ स्टेल चपाती। वीक टी का मतलब क्या होता है? कड़क चाय हम किसे कहते हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती यूज की गई हो, जिसमें अच्छा दूध यूज किया गया हो, वो होती है कड़क चाय। और कड़क चाय को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टी। तो वीक टी वो है जिसमें बहुत कम दूध डाला गया हो, पानी ज्यादा है, चाय की पत्ती जो यूज की गई है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो वो है वीक टी। तो पापा यहाँ ऐसी ही कोई पतली सी चाय पी रहे हैं और साथ ही साथ स्टेल चपाती मतलब बासी रोटी खा रहे हैं। अब ये वीक टी स्टेल चपाती क्या दर्शाता है, क्या सिंबलाइज करता है कि पापा की कोई वैल्यू नहीं है उस घर में। हम जिसकी केयर करते हैं, जिसकी परवाह करते हैं या जिसे इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें कभी भी हम ऐसी पतली सी चाय या बासी चपाती नहीं देंगे। बट यहाँ पापा को बासी रोटी दी गई है। साथ ही साथ पापा रोटी खाते खाते बुक भी पढ़ रहे हैं। अब रीडिंग अ बुक ये एक तरह से पापा का इंटेलेक्चुअल साइड बताता है। इससे पहले भी पोयम में हमने देखा है कि पापा जो बैग कैरी कर रहे हैं वो बैग पूरा बुक से भरा हुआ है, स्टफ्ड विद बुक्स। तो कहीं ना कहीं अब पापा को रीडिंग में इंटरेस्ट है। और एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि पापा इन सब चीजों से, उनके साथ उनके घर वाले जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उन सब से शायद पापा ध्यान हटाना चाहते हैं और इसीलिए वो बुक पढ़ रहे हैं। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world.
कंटेम्पलेट का मीनिंग होता है टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, गहराई से किसी बात पर सोच विचार करना। और एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन, एक तरह से दूरी बना लेना या अलगाव भी जिसे कहते हैं। अब पापा टॉयलेट की तरफ जा रहे हैं, वो टॉयलेट में किसी बात पर गहराई से सोचेंगे। हमने ऑलरेडी देखा है कि पापा अकेले हैं, ट्रेन में भी जब वो है तो उनसे कोई बात नहीं कर रहा है और वो हमेशा अकेले ही रहते हैं और हमेशा सोच में ही डूबे रहते हैं। तो टॉयलेट में भी वो किसी गहरी सोच में रहेंगे और सोचेंगे किस बारे में, वो सोचेंगे कि किस तरह से इंसान की बनाई हुई इस दुनिया में इंसान इंसान से दूर हो गया है, कैसे इंसान एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझ पाता है, कैसे वो एक दूसरे के लिए सेंसिटिव नहीं है, जबकि ये दुनिया ही इंसान की बनाई हुई है, मैन मेड वर्ल्ड। इन अदर वर्ड्स कहा जाए तो पापा के साथ जो हो रहा है पापा उसी पर सोचेंगे। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक। ट्रम्बल का मतलब होता है कांपना, और सिंक जो हाथ धोने के लिए एक छोटा बेसिन होता है उसे सिंक कहा जाता है। जब पापा टॉयलेट से बाहर आते हैं और सिंक पर अपने हाथ धो रहे हैं तो वहाँ कांप जाते हैं। नाउ ट्रम्बल, कांपना, ये बताता है कि पापा फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, पापा इमोशनली और मेंटली तो स्ट्रांग है ही नहीं, बट फिजिकली भी वो वीक है। और कहीं ना कहीं ये उनकी एज को बता रहा है कि इस एज में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है एक इंसान की, जैसे कि गर्म ज्यादा गर्म लगता है, ठंडा ज्यादा ठंडा लगता है, इसलिए सिंक पर पापा के हाथ कांपते हैं। The cold water running over his brown hands, a few droplets cling to the graying hairs on his wrist. ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की बूंदें, क्लिंक चिपक जाना, ग्रेइंग हेयर्स मतलब बुढ़ापे में जो बाल सफेद हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रे हेयर्स। हिंदी में हम कहते हैं सफेद बाल, बट इंग्लिश में उसे कहा जाता है ग्रे हेयर्स, नॉट वाइट हेयर्स। जो ठंडा पानी नल से आ रहा है वो पापा के ब्राउन हैंड्स पर गिर रहा है। अब ये ब्राउन हैंड्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जनरली इंडियन स्किन जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है, इसलिए ब्राउन हैंड्स। अब उस पानी की कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉपलेट्स पापा के कलाई के ऊपर जो सफेद बाल हैं उनमें चिपक गई है या उनमें लटक गई है। तो यहाँ बहुत ही एक डिटेल्ड इमेज बताई जा रही है कि नल से पानी पापा के ब्राउन हाथों पर गिर रहा है और उस पानी की कुछ बूंदे पापा की जो कलाई है, जो रिस्ट है, उस कलाई पर जो सफेद बाल है उन सफेद बालों पर वो पानी की बूंदें अटक गई है। इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। ग्रे हेयर ये भी बताता है कि पापा की अब उम्र हो रही है, क्योंकि जनरली सफेद बाल एक पर्टिकुलर एज के बाद ही होते हैं, एंड स्पेशली ऑन द रिस्ट। His sullen children have often refused to share jokes and secret with him. sullen का मतलब होता है उदास या चिड़चिड़ा, refuse मना कर देना। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फादर के जो चिड़चिड़े टाइप के जो बच्चे हैं वो कभी भी अपने जोक्स या अपने सीक्रेट्स पापा के साथ शेयर नहीं करते हैं। अब ना दिस इज वेरी लॉजिकल थिंग कि हम जोक्स मतलब अच्छी हमारे लाफिंग मोमेंट्स, हमारे अच्छे मोमेंट्स और या तो हमारी कुछ सीक्रेट्स हम किन के साथ शेयर करते हैं, उन्हीं के साथ शेयर करते हैं जिनको हम अपना समझते हैं, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, उनके साथ ही हम हंसते भी है और अपने कई सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं। अब यहाँ बच्चे अपने पापा के साथ न जोक्स शेयर करते हैं और न ही सीक्रेट्स, मतलब साफ है कि वो पापा को अपना समझते नहीं है या बच्चे और पापा के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। एक तरह से पोएट फिर से ये बताना चाह रहे हैं कि उस घर में पापा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इवन उनके अपने बच्चे भी उन्हें कुछ पूछते नहीं है, न ही कुछ शेयर करते हैं। He will now go to sleep. देर शाम को पापा काम से लौटे हैं, उसके बाद पापा ने चाय पी, बासी रोटी खाई, बुक पढ़ी, उसके बाद पापा टॉयलेट गए और अब पापा सोने जाएंगे। अब ये उनके आराम का टाइम है। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। Now what is static? A crackling or hissing noise on radio when signal is weak. अगर हम रेडियो पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हैं तो बीच में कुछ ऐसी हिसिंग नॉइज आता है जो क्लियर नहीं होता है, उस साउंड को बोला जाता है स्टैटिक। या तो फिर कई बार अगर सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स अगर वीक हो तब भी इस तरह का साउंड आता है।
इसका दूसरा मतलब ये भी है कि एक जैसा साउंड, स्टैटिक साउंड ये कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर ये क्लियर हमें हो जाता है कि पापा जो रेडियो सुन रहे हैं अब सोते वक्त, तो वो रेडियो इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि उन्हें कोई गाना सुनना है, उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। सोते वक्त भी उन्हें वही आवाजें सुनाई दे रही है जो कि मीनिंगलेस है, एक जैसी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इस सिचुएशन को भी हम पापा के सिचुएशन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पापा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसी तरह से पापा जब सो रहे हैं तब भी पापा के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो न्यूज़ सुने या फिर वो कोई क्रिकेट कमेंट्री सुने, ऐसा कुछ भी वो नहीं सुन रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंडचिल्ड्रन। एंसेस्टर्स, फैमिली मेंबर्स हु लिव्ड लॉन्ग अगो, पूर्वज जो हमारे दादा परदादा, उन्हें कहा जाता है एंसेस्टर्स। ग्रैंडचिल्ड्रन, पोते पोतियां या नाती नातिन, अपने बच्चों के बच्चों को कहा जाता है ग्रैंडचिल्ड्रन। अब पापा सोते सोते ड्रीम देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। सपने किसके देख रहे हैं? वो अपने एंसेस्टर्स के, अपने दादा के परदादा के, या तो फिर अपने नाती पोतियों के जो शायद अब अभी है ही नहीं। तो यहाँ पर एंसेस्टर्स जो है वो सिंबलाइज करता है, वो दर्शाता है पास्ट को, और ग्रैंडचिल्ड्रन दर्शाते हैं फ्यूचर को। तो पापा सोते वक्त भी पास्ट के बारे में ड्रीम कर रहे हैं या फिर फ्यूचर के बारे में ड्रीम कर रहे हैं, उनका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। और ये कॉमन सी बात है कि हम सपने में वही देखते हैं जो दिन भर हमारी लाइफ में हुआ है, और पापा के सपने दर्शाते हैं पापा किस चीज से कनेक्टेड है। पापा प्रेजेंट के सपने बिल्कुल नहीं देख रहे हैं क्योंकि पापा अपने प्रेजेंट से डिस्कनेक्टेड है। Thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. नोमैड्स का मतलब क्या होता है? नोमैड्स पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, जिन्हें बंजारे भी कहा जाता है। वो लोग जो हमेशा भटकते रहते हैं, उनका एक कोई ऐसा घर नहीं होता है परमानेंट। सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप जिसे कहते हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश टुगेदर, इनको एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। नैरो पास, बहुत ही नैरो सा जो रास्ता होता है माउंटेन्स के बीच में, उसे कहा जाता है नैरो पास। अब पापा नींद में सोच रहे हैं किनके बारे में? बंजारों के बारे में, जो भटकते रहते हैं। किस तरह से वो लोग एक बहुत ही नैरो रास्ते से इस सब कॉन्टिनेंट में आए होंगे। इन नोमैड्स का पापा के लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पापा नोमैड्स के बारे में सोच रहे हैं कि वो कैसे आए होंगे। अब ये एक हिस्ट्री का पार्ट है, तो ये बताता है कि पापा हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसी के वो सपने देख रहे हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम फादर रिटर्निंग होम। आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम। ये पोएम सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन दिल को गहराई से छू जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं हम सब ने ये खामोशी महसूस की है। तो पोएम सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, ये हमारे आसपास के कई लोगों की कहानी है। उन लोगों की जो हर दिन घर तो लौटते हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। आप इस पोएम के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। इसी तरह की पोएम्स की एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।